नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक अमेरिकी इंडिपेंडेंट साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है एम्बर्स। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य में एक अजीबोगरीब वायरस दुनिया भर में फैल जाता है जिससे लोगों को प्रतिगामी और अग्रगामी भूलने की बीमारी हो जाती है। ये जंगल की आग की तरह फैलता है और कुछ ही समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है। वायरस के कारण सभी विकास रुके हुए हैं। समाज के कुछ धनी और शक्तिशाली व्यक्ति बंकरों में छिपकर खुद को वायरस से बचाते हैं। दुनिया को तबाह करने के एक दशक बाद केवल कुछ ही लोग जीवित रहते हैं। वे एक सड़ते हुए परिदृश्य में रहते हैं, अतीत को याद करने या नई यादें बनाने में असमर्थ हैं। हर दिन वे एक नए जीवन के लिए जागते हैं और अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रखते हैं। शुरुआती दृश्य में हमें एक पुरुष और एक महिला से मिलवाया जाता है। दोनों एक दूसरे के बगल में एक देहाती अपार्टमेंट में जागते हैं। दोनों इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर इनका अंत कैसे हुआ। उन्हें अपना नाम या अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये स्पष्ट है कि दोनों वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दोनों उन लोगों के लिए शांत लगते हैं जो किसी अजनबी के बगल में जागते हैं। महिला को ऐसा लगता है कि वो पुरुष को जानती है, लेकिन ये याद नहीं है कि कैसे। आदमी का कहना है कि वो ऐसा ही महसूस करता है। दोनों चर्चा करते हैं कि वे कितने समय से अपार्टमेंट में रहे होंगे, लेकिन दोनों को लगता है कि ये उनका पहला दिन हो सकता है। फिर वो आदमी उनकी कलाई पर बंधे हुए समान नीले ब्रेसलेट को देखता है। वो सोचता है कि ये दर्शाता है कि इससे पहले कि वे अपनी यादें खो दें, वे एक साथ रहना चाहते थे। महिला सहमत हो जाती है और अजनबी से सवाल नहीं करती क्योंकि वह परिचित महसूस करती है। कस्बे में कहीं और एक परित्यक्त बच्चा एक रात गुनगुनाते हुए सड़क पर दौड़ता है। वो एक अजनबी से मिलता है जो उससे उसके माता पिता के बारे में सवाल पूछता है। जब बच्चा जवाब नहीं देता है तो वो आदमी उसे अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए कहता है। दोनों किसी विशेष गंतव्य के लिए चलना जारी रखते हैं। लड़का उस आदमी की घड़ी से खेलना चाहता है, इसलिए वो उसे दे देता है। वो बच्चे को समय की अवधारणा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह विफल रहता है। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे कूड़े के ढेर पर लगे शीशे से बालक विचलित हो जाता है। अजनबी अपने आप से समय और स्थान के बारे में बात करते हुए चला जाता है, ये ध्यान दिए बिना कि बच्चा अब उसके साथ नहीं है। कुछ सेकंड बाद बच्चा उसके पास दौड़ता है, लेकिन तब तक वो आदमी उसे भूल चुका होता है। वो फिर से अपना परिचय देता है और बच्चे से घड़ी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी है और इसे खुद पहनता है। ये याद नहीं रखता कि उसने इसे कुछ क्षण पहले लड़के को दिया था। आखिरकार वे एक घर के अवशेषों तक पहुंचते हैं जहां वो आदमी बच्चे का मनोरंजन करने के लिए छाता लेकर नाचता है। कहीं और एक फैंसी बंकर में मिरांडा नाम की एक युवती अपनी सुबह की दिनचर्या करती है, जो कि जितनी देर तक याद रहती है वैसी ही रहती है। एक कंप्यूटरीकृत कार्यक्रम उसे नियमित जांच के लिए अपना परिचय देने के लिए कहता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसे वायरस नहीं है। कंप्यूटर उसका नाम, उसका जन्म स्थान और उसकी जन्मतिथि पूछता है। ये पता चला है कि मिरांडा पिछले 9 वर्षों से कारावास में है। फिर उसे एक सिनेरियो बताया जाता है और इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जब वो उन सभी का सही उत्तर देती है तो कंप्यूटर घोषित करता है कि उसने नियमित निदान पास कर लिया है। उसके संक्रमित होने की संभावना 0.12% से भी कम है। हालांकि मिरांडा एक महामारी के दौरान सबसे सुरक्षित जगह पर है, वो अपने जीवन से खुश नहीं है। पिछले 9 वर्षों से वो जिस दिनचर्या का पालन कर रही है वो उसे मौत के घाट उतार देती है और उसे लगता है कि बाहर का जीवन खतरनाक होने पर भी कहीं अधिक सुखद होगा। एक अन्य व्यक्ति जो वायरस से संक्रमित हुआ है वो एक शिक्षक है जो जंगल के पास एक सुनसान घर में रहता है। उन्होंने अन्य संक्रमित लोगों की तुलना में एक भूलने की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में जीवन के लिए अनुकूलित किया है। उसने एक पत्रिका रखी है जो उसे ये समझने में मदद करती है कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। वो खुद को दैनिक गतिविधियों के बारे में ब्रीफिंग के लिए नोट्स भी छोड़ता है जो उसे करना चाहिए। जब वो पानी लाने के लिए बाहर जाता है तो रास्ते में जाने में मदद करने के लिए उसके घर से पास की नदी में एक रस्सी बांध दी जाती है। जोड़े के साथ अपार्टमेंट में वापस महिला को एक कैबिनेट में संरक्षित फलों का एक कैन मिलता है। हो सकता है कि उन्होंने इसे पिछले दिन वहीं छोड़ दिया हो, लेकिन उन्हें याद नहीं है। वो खाने की कोशिश करती है और ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका स्वाद अच्छा है उसे देती है। खाना खाते समय वो अपने बालों को अपने कानों के पीछे लगा लेती है और वो आदमी उत्साह से कहता है कि वो जानता था कि वो इसे टक करने वाली है। हालांकि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी वो किसी तरह उस महिला की छोटी छोटी बातों को याद रखता है। वो आईने के पास जाती है और खुद को देखती है। वे उनके रिश्तेदार होने की संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भाई बहन होने की संभावना को काट दिया। महिला मानती है कि वे विवाहित हैं और पुरुष इस विचार पर मुस्कुराता है। इसका परीक्षण करने के लिए वे एक दूसरे को चुनते हैं। चुंबन के दौरान जो जुनून उन्हें ये स्पष्ट करता है कि वे वास्तव में एक युगल हैं। निम्नलिखित दृश्य में हमें एक ठग से मिलवाया जाता है जो संक्रमित होने के बाद भोजन और आपूर्ति के लिए लोगों को मार रहा है और लूट रहा है। वो पहले से छोटे बच्चे और उसके नए गुरु को नोटिस करता है। वे डिब्बाबंद ड्रिंक खाकर बैठे हैं। ठग आदमी पर हमला करता है और उसे पीने के लिए मारता है। बच्चा अकेला रह जाता है, लेकिन वो अपने गुरु की मृत्यु पर दुख व्यक्त नहीं करता है। वो बस आदमी की कलाई से घड़ी निकालता है और चला जाता है। वापस जंगल में शिक्षक नोट्स पढ़ता है और निर्देशों के अनुसार खाना बनाता है।
आराम करने के दौरान उसे अपनी मेज पर एक किताब मिलती है जो उसने महामारी से पहले लिखी थी। इस दौरान अपार्टमेंट से आए कपल ने अपने रिश्ते के बारे में बात की। दोनों एक दूसरे के लिए एक नाम सोचते हैं और बेन और जेनी के साथ जाने का फैसला करते हैं। दोनों 100वीं बार प्यार में पड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने पिछले एक दशक से हर दिन किया है। बेन का सुझाव है कि वे इस बात की जांच करें कि वे कहाँ हैं। इसकी बेहतर समझ पाने के लिए इमारत में और कौन है। दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इमारत में उनके समान कमरे हैं। उनमें से एक की खोज करने के बाद दोनों अपने कमरे में लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन बेन सुझाव देता है कि उन्हें खुद को एक परित्यक्त इमारत के धूल भरे कमरों से बेहतर कुछ खोजना चाहिए। इसलिए दोनों अलमारी से कपड़े पैक करते हैं और बाहर की यात्रा शुरू करते हैं। बंकर में वापस मिरांडा हमेशा की तरह अपने पिता के साथ व्यायाम कर रही है। वो सुविधा का एकमात्र अन्य निवासी है। प्रीपैक डिनर करते हुए वे अपने दिन के बारे में बात करते हैं। ये पता चला है कि मिरांडा उसे पूरे दिन व्यस्त रखने के लिए सेलो बजाती है। उसके पिता जानते हैं कि मिरांडा बंकर में उसके जीवन से खुश नहीं है, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी उसे सुरक्षित रखना है ताकि वो उसे बाहर जाने की अनुमति न दे सके। पहले का नन्हा बच्चा अब अकेले शहर में घूम रहा है। घर के सामने उसकी मुलाकात एक युवती से होती है। वो उसे अंदर बुलाती है और हमेशा लिए उसके साथ रहने के लिए कहती है। वे अच्छा खाना खाते हैं और उसके खिलौनों से खेलते हैं। निम्नलिखित दृश्य में बेन और जेनी एक खाली स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं। बेन अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखता है जब वो स्लाइड पर खेलती है और इधर-उधर भाग जाती है। पहले का ठग भी अकेला है। वो एक बच्चे के पार्क में अकेला खेलता है जब तक कि वो एक महिला को नहीं देखता और उसका पीछा नहीं करता। एक संघर्ष के बाद वो दूर हो जाती है और वो एक घोड़े से विचलित हो जाता है और भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था। उसी समय बेन और जेनी एक गाना गुनगुनाते हुए साथ चलते हैं। दोनों यात्रा के उद्देश्य को भूल गए हैं। वे एक चैपल में प्रवेश करते हैं जो उन्हें लगता है कि अजीब तरह से परिचित है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद दोनों एक कमरे में जाते हैं और प्यार करते हैं। रात में वे आग के सामने बैठकर कई तरह की बातें करते हैं। दोनों जल्दी से दर्ज करते हैं कि अगले दिन वे फिर से अजनबी हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली सुबह बच्चा खिलौनों के ढेर पर उठता है। उसे याद नहीं है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, इसलिए वो खिड़की से भाग निकला। जंगल में घूमते हुए वो शिक्षक से मिलता है और उसके पीछे घर जाता है। शिक्षक पहली बार में उसकी उपस्थिति से खुश नहीं होता है, लेकिन समय के साथ लड़के के लिए खुल जाता है। वो बच्चे को अच्छा खाना खिलाता है और उसे सिखाता है कि लकड़ी कैसे काटना है, ये कहते हुए कि वो कार्य में एक विशेषज्ञ है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसने इसे कैसे सीखा। दूसरी ओर बेन और जेनी सो गए। दोनों फिर से अजनबियों के रूप में जागते हैं। वे पिछले दिन की बातचीत को दोहराते हैं और साथ हो जाते हैं। क्षण भर बाद बात करते करते शहर में घूम रहे हैं। इस बार दोनों ने एक दूसरे का नाम मैक्स और केटी रखा। केटी के पैर में चोट लग जाती है जिससे काफी खून बह रहा है। मैक्स जल्दी से उसके लिए कुछ पानी लेने के लिए भाग जाता है। उसे उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है। उसे पानी की एक बोतल मिलती है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि वो इसकी तलाश क्यों कर रहा था। वो इसे पीता है और दूसरी तरफ चलता है, जबकि केटी अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है। कहीं और ठग पार्किंग में है, गुस्से से और मनोरंजन के लिए कारों को तोड़ रहा है। थक जाने के बाद वो उनमें से एक के अंदर आ जाता है और सो जाता है। उसे पुरुषों के एक गिरोह द्वारा जगाया जाता है जो उसे कार से बाहर खींच लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। कुछ मिनट बाद वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। ठग रोते रोते छत पर चला जाता है। वो नीचे गली में एक व्यक्ति को देखता है और उन पर कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर देता है। पूरी तरह से भूल जाता है कि वो कुछ सेकंड पहले क्या रो रहा था। बंकर में मिरांडा की बोरियत बेहतरीन हो जाती है। सेलो बजाना अब उसे उत्साहित नहीं करता है। वो खुद का मनोरंजन करने के लिए अपने बालों को बांधती है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। रात के खाने में वो कहती है कि वे बंकर से बाहर निकल कर देखें कि क्या दुनिया वापस सामान्य हो गई है। उसके पिता का तर्क है कि अगर ऐसा होता तो उन्हें बहुत पहले एक संदेश मिल जाता। वो जितने लंबे समय तक सुरक्षित रूप से जीने के लिए अडिग है, लेकिन मिरांडा के अनुसार वे केवल अपनी अपरिहार्य मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैक्स लंबे समय तक वापस नहीं आता है तो केटी भूल जाती है कि वो किसका इंतजार कर रही थी। वो चली जाती है और एक पुल के नीचे रात बिताती है। वो अकेली है, ठंडी है और उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या। इस बीच शिक्षक और बच्चा अच्छी तरह से मिल जाते हैं। वो बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है और उसका अभिभावक बन गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो भाग न जाए और घर वापस जाने का रास्ता न भूले, वो उसे उनके एक रोल से बांधता है और उसे जंगल में खेलने देता है। बच्चा दिन भर खेलता है, लेकिन अंत में घर लौट आता है। बंकर में मिरांडा पहली बार अपने पिता के लिए सेलो बजाती है। वो उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन जब कंप्यूटरीकृत आवाज मिरांडा की परीक्षा लेती है तो वो जानबूझकर गलत जवाब देती है। रात में वो अपना सामान पैक करती है, बंकर छोड़ने और अपनी मर्जी से जीवन जीने की ठान लेती है। वो अपने पिता को अलविदा कहते हुए एक नोट छोड़ती है और निकास सुरंगों में प्रवेश करती है। थोड़ी देर के लिए खो जाने के बाद वो आखिरकार बाहरी दुनिया में पहुंच जाती है और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए मुस्कुराती है। क्षण भर बाद वो दूर चली जाती है। वो पहली बार अपना जीवन जी रही है। शहर में वापस केटी कचरे में मिलने वाले भोजन से दूर रह रही है।
बिजली गरजने लगती है, इसलिए वो पास में चली लेती है जहाँ एक समान ब्रेसलेट वाला एक लड़का उसके पास खड़ा होता है। आदमी मैक्स होता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे कि दोनों अपने अतीत को एक साथ याद कर रहे हो। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।